हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की ब्लेम बूस्टेड न्यूज़ डिस्कशन में। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर हम देखें, उनमें जो इंडिया के स्पिन विजर्ड थे बिशन सिंह बेदी, उनकी मृत्यु हो गई है, इसके बारे में कवरेज है। और जो इजराइल हमास वॉर है उसके बारे में बात की गई है। हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। बिशन सिंह बेदी जो इंडिया के एक बहुत फेमस और बहुत शानदार स्पिनर थे, उनकी मृत्यु हो गई है और बहुत बड़ा रोल निभाया इन्होंने इंडिया की स्पिन को आगे के स्टेज तक ले जाने के लिए। इनका एक बड़ा रोल रहा इंडिया क्रिकेट की डेवलपमेंट में और दुनिया के टॉप बेस्ट एवरेजेस जो होती हैं बॉलिंग में इनकी थी। इसके अलावा इजराइल हमास का युद्ध जो है वो और एक्सटेंसिव हो गया है। जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो भी घबराई हुई हैं थोड़ी सी। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ आर्टिकल डिटेल में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट। आप में से कई स्टूडेंट चाहते हैं कि वो क्लासेस देखें कैसी होती है पीडब्ल्यू के ओनली आईएएस की, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है। आपको अगले 3 दिन तक 25, 26, 27 अक्टूबर तक बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल सकती है हमारे संकल्प बैच की। हमारे जो इंग्लिश कोर्स है यानी हिंदी प्लस इंग्लिश, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अगले 3 दिन तक क्लासेस जो आपको अवेलेबल रहेंगी, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आखिर पढ़ाया कैसे जाता है ऑनलाइन कोर्सेज में। जो फाउंडेशन बैच है उसकी क्लासेस है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से स्ट्रीमलाइन भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि टीचिंग किस तरह की जाती है, किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो जाइए, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। आप उस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप जाकर पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर और ऐप पर जाकर इजीली क्लासेस को अगले 3 दिन तक बिल्कुल मुफ्त में एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ रजिस्टर एंड देन लुक एट द क्लासेस और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइक्लोन तेज के ऊपर। साइक्लोन तेज कहां पर आया है? पहले बात, अरेबियन सी में आया साइक्लोन तेज। इसी के साथ साथ मैंने कहा था, कल ही हमने पढ़ा था कि एक ट्विन साइक्लोन की स्थिति अभी बन रही है। 2 है, एक तो अरेबियन सी में है, एक बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? हमून, ये आपका बे ऑफ बंगाल में है और इधर अरेबियन में तेज है। अब पहला सवाल ये कि अरेबियन सी में अक्सर ज्यादा साइक्लोन्स क्यों आते हैं? तो अगर आप देखें ना, अरेबियन सी में ज़्यादा आते हैं या बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं? ये स्टेटमेंट मैंने गलत बोली है। असल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी के मुकाबले। बेसिक सा लॉजिक है कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप देखिए उड़ीसा में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं या गुजरात में या महाराष्ट्र में, तो आपको पता लगेगा उड़ीसा में ऑब्वियसली ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। हम बार बार उसके बारे में पढ़ते और जानते भी हैं। इसी वजह से बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा होता है। एक तो यहाँ पे लैंड मास बहुत पास है, लैंड मास बहुत पास है तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए क्या चाहिए? पहली चीज़ चाहिए वार्मनेस। एक बेसिक प्रिंसिपल है, हाउ डू साइक्लोन्स अकर। साइक्लोन अकर करते हैं जब कहीं पर वार्म एरिया जो ओशन का होता है वहाँ पर लो प्रेशर बनता है, क्योंकि गर्मी की वजह से हवा हल्की होकर ऊपर की तरफ से जाती है तो वहाँ लो प्रेशर बनता है। तो आसपास की जो हाई प्रेशर के एरिया से हवाएं हैं उस लो प्रेशर को भरने के लिए आती हैं, तो इस वजह से वहाँ चक्रवाती स्थिति बन जाती है। इसलिए आपको गर्म ओशन चाहिए। बे ऑफ बंगाल इज वार्म ओशन, प्लस बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर्स का फ्रेश वाटर ऐड होता है जो ज़्यादा स्थिति क्रिएट करता है कि वहाँ पर और ज़्यादा साइक्लोन्स आ पाएँ। तो टेम्परेचर की गर्मी, बे ऑफ बंगाल का जो लोकेशन है वो, लैंड मास, फ्रेश वाटर का डिस्चार्ज, जो कई सारी रिवर्स का हम देखते हैं इंडिया के सारी मेजर रिवर्स मोस्टली ईस्टवर्ड फ्लोइंग है और सारी बे ऑफ बंगाल में ही मिलती है, उसका भी एक प्रभाव होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखो तो अरेबियन सी के पास लैंड मास कम है आसपास और प्लस उतना वार्म नहीं रहता था जनरली। अब जो ट्रेंड ये है कि अरेबियन सी में भी स्पेसिफिकली ईस्टर्न अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स बढ़ने लग गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये साइक्लोन भी अब, ये एरिया भी अब वार्म होने लग गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी की वार्मनेस बढ़ने लग गई। इसलिए यहाँ भी हमें दिखने लग गए हैं और ज़्यादा साइक्लोन्स। इसी वजह से तेज जैसा एक खतरनाक साइक्लोन आ रहा है। जो पहला पोस्ट मानसून साइक्लोन इंडिया को जो हिट करेगा वो है तेज। और क्योंकि अरेबियन साइड गर्म हो रही है तो वहाँ भी आपको साइक्लोन की स्थिति दिख रही है। अभी ये यमन के पास है और फिर ये इंडिया की तरफ पुश करेगा। जब हम बात करते हैं साइक्लोन्स की तो एक चीज़ आएगी, भाई नेमिंग प्रोसेस क्या है और अलग अलग जगह साइक्लोन्स को किस नाम से जाना जाता है। तो किसी लोकेशन पर आप है उसके हिसाब से होता है कि उसको कहा क्या जाए। अगर आप यूएसए में हैं तो इसे हुरिकेन भी कहते हैं। अगर आप जापान या चाइना में हैं तो इसे क्या कहेंगे? टाइफून भी कहेंगे आप। और इसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो इसे विली विलीज कहेंगे। इंडिया के पास है तो आप इसे साइक्लोन्स कहेंगे। टॉर्नेडो भी कहते हैं वेस्टर्न अफ्रीका और सदर्न यूएसए में इसको। तो ये अलग अलग नाम हैं जो साइक्लोन्स के हैं
और जब नाम मतलब साइक्लोन्स नहीं कहेंगे वो उसको टोर्नेडो कहेंगे या विली विली कहेंगे, तो किस जगह क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्लस नेमिंग कैसे होती है। तेज नाम का जो साइक्लोन है इसको नेम ऑब्वियसली इंडिया ने किया है, तेज इंडियन नेम ही है। तो इंडिया ने नेमिंग क्यों की है, क्योंकि देखिए ग्लोबली बहुत सारे साइक्लोन्स यहाँ आते हैं। अब नाम कैसे रखा जाए, तो इसको लेकर एक एग्रीमेंट पहुंचा गया कि रोटेशनल बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज का नाम रखेंगी। इस रीजन में 13 कंट्रीज हैं। 13 कंट्रीज अपने 13 नाम भेजती हैं, यानी 169 नेम्स इनके पास रहते हैं। क्योंकि दुनिया भर में ना ऐसी 6 स्पेशलाइज्ड रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। हर रीजन में एक मेट्रोलॉजिकल सेंटर होता है जो काफी ज्यादा सबसे जो एडवांस्ड होता है। दुनिया में 6 स्पेशलाइज्ड रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं जो बता सके तापमान को देखते हुए, मौसम को देखते हुए कि साइक्लोन आने वाली है और एडवाइजरी दे सके आसपास की कंट्रीज को। तो उसमें जो IMD है, इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये की रोल प्ले करता है नॉर्दर्न इंडियन ओशन में। नॉर्दर्न इंडियन ओशन में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये एक रीजनल सेंटर है इंपॉर्टेंट। तो ये इस रीजन की 13 कंट्रीज से बोलता है कि भाई आप 13 नाम हमें दो। तो हमारे पास 169 नेम्स होते हैं जो कि रोटेशनल बेसिस पर साइक्लोन्स को दिए जाते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ था 2000 में कि भाई हमें एक नाम नेमिंग का तरीका ऐसा इख्तियार करना चाहिए। और 2020 में ही आपके 169 साइक्लोन नेम्स IMD ने रिलीज किए थे। तो ये जो नाम है ये रोटेशनल बेसिस पे शिफ्ट होते हैं। साइक्लोन कैसे बनता है, क्या चाहिए भाई, उसके लिए पहले एक लो प्रेशर एरिया चाहिए। कैसे बनेगा लो प्रेशर एरिया, वार्म ओशन होना चाहिए। और अभी ये साइक्लोन कहाँ है, तो अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में कौन सा है, तो हमून है। अभी ट्विन साइक्लोन का सिनेरियो दुनिया भर में बन रहा है, ये हमने समझ लिया। आगे बात करते हैं हत्ती कम्युनिटी की। ये कम्युनिटी असल में कहाँ की है, तो ये कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की। इनको शेड्यूल कास्ट में नहीं, शेड्यूल ट्राइब में ऐड करने की बात चल रही थी, लेकिन एक विवाद उठ गया इसके बारे में। पहले ये कम्युनिटी है क्या, तो ये कम्युनिटी है जिनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है जैसे वूल को और या फिर छोटे मोटे जो क्रॉप्स हैं वो उगाना, उनको बेचना स्मॉल टाउन्स में जो हाट होते हैं। तो हाट अगर आप कभी गांव वगैरह जाओ तो छोटे छोटे हाट लगते हैं। वहाँ ऐसा बड़ा बिग बाजार नहीं होता, मॉल्स नहीं होते। तो सैटरडे संडे को ऐसे हाट लगते हैं जहाँ गांव के अलग अलग जो कोई सब्जी बेचना चाहे तो सब्जी और अलग अलग चीज़ें लोग वहाँ के बेचते हैं। तो उन हाट से हाटी बने हैं जो लोग वहाँ पर अपना सामान बेचते हैं, उन्हें हम हाटी कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये एरियाज में ज़्यादा आपको हट्टी कम्युनिटी के लोग रहेंगे। और ये वो इलाका है जो कि बिल्कुल बेसिन पर है किसके, गिरी और टोन्स रिवर के। गिरी प्लस टोन्स। अब गिरी और टोन दोनों जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। गिरी और टोन्स यमुना की ट्रिब्यूटरी है, उसके पास ये कम्युनिटी पाई जाती है। इन्होंने बोला था कि इनको ऐड करने की बात चल रही थी। अब मुद्दा ये है कि आप ST कम्युनिटी की लिस्ट में किसी ग्रुप को कैसे ऐड करते हो, क्या चीज़ें गवर्न करती हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका यह है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक रिकमेंडेशन देती है ट्राइबल मिनिस्ट्री को। अब जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो उसको रिव्यू करती है और फिर अगर उन्हें लगता है कि हाँ बिल्कुल ये सही है तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उनको अप्रूवल के लिए भेजती है। और वह जब वहाँ जाता है तो उससे पहले जो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब है ये इसको अप्रूव करती है। फिर कैबिनेट डिसाइड करता है कि भाई हाँ इस ट्राइब को हम शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट में ऐड करेंगे। और आखिरी डिसीजन तब लिया जाता है जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर एग्री करते हैं, एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, क्योंकि अंडर आर्टिकल 342 ही हैज द राइट टू मेक द चेंजेस इन लिस्ट। तो ये तब होता है जब ये चीज़ें होंगी। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो एक बिल भेजते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जब दोनों सदनों से पास होता है तब जाके कोई भी कम्युनिटी पार्ट बन जाती है शेड्यूल ट्राइब का। ये प्रोसेस है। तो किसी को ऐड करना तो क्या तरीका है, पहले स्टेट गवर्नमेंट किसको रिकमेंड करेगा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, वो रिकमेंडेशन भेजेंगी किसको, रजिस्ट्रार जनरल को। फिर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इसको एक्सेप्ट करेंगी, फिर जो कैबिनेट है वो एक्सेप्ट करेगा, इवेंचुअली प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर ये दोनों सदनों में पास होकर तब जाके किन्हीं की ग्रुप्स को ऐड किया जाता है। अब जब इतनी बातें हुई तो ये भी समझना कि पहले कंफ्यूजन क्या है। कि देखिए आपने समझ लिया सिस्टम ऐसा है कि किसी ग्रुप को आपको शेड्यूल ट्राइब में ऐड करना है। हट्टीज का समस्या ये है कि उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट का पार्ट है और कई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी और कैटेगरीज का पार्ट है एज एन इंडिविजुअल ग्रुप, लेकिन उनका काम यही है। तो कंफ्यूजन ये है कि जो पहले SC ग्रुप में है क्या उनको SC से हटा के ST में डाला जाएगा, ये कैसे चीज़ें होंगी। तो हिमाचल प्रदेश में पहले अनाउंस हुआ था ये, जब इलेक्शन वहाँ होने वाले थे, तो यहाँ और कन्फ्यूजन हो गई है। जब हम ये पढ़ रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्या सिचुएशन है शेड्यूल ट्राइब्स की वगैरह जान लें। इंडिया में 2011 सेंसस के हिसाब से 8.6% ऑफ इंडियन कंट्री पॉपुलेशन इज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट।
सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कैटेगरी में इन्हें गिना जाता है क्योंकि इनके पास उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इन्हें विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। और इंडियन संविधान में क्या कोई मेंशन है कि हाउ डू वी डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स? नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई कौन सी शेड्यूल ट्राइब होगी, कैसे आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अभी ये है कि आर्टिकल 366(25) के अंतर्गत आप प्रोसेस बताया गया कि आप कैसे किसी को शेड्यूल ट्राइब डिफाइन करोगे। तो स्टेट गवर्नर को कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट बता सकते हैं कि हाँ ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिनको स्पेशल सेफगार्ड की जरूरत है, तो उनको आप शेड्यूल ट्राइब्स में ऐड कर देंगे वाया एक पब्लिक नोटिफिकेशन। नॉर्मली 2 ऐसे शेड्यूल हैं जो शेड्यूल ट्राइब के बारे में डील करते हैं। पहला है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल की खास बात यह है कि कुछ ऐसे जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी हैं जो मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम में है, इनके लिए विशेष प्रोविजन है कि यहाँ जो भी शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होंगे और जो एरियाज होंगे वो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं। इनके अलावा बाकी के जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले एरियाज हैं, उनको गवर्न करने के लिए 5th शेड्यूल होता है। तो याद रखिए 6th शेड्यूल में MMTA ये 4 राज्यों के शेड्यूल ट्राइब कवर होते हैं। 5th शेड्यूल में इनके अलावा जितने हैं वो सारे कवर होते हैं। क्या प्रोसीजर हमने समझ लिया, शेड्यूल ट्राइब कैसे बनती है हमें समझ लिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है? नहीं है कि ये जो प्रोसेस है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है ये हमने समझ लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोसीजर, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इसको गवर्न करता है, तो आपको पता होना चाहिए। और अगला आर्टिकल है अब जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। यहाँ लगातार बातें हो रही हैं कि जगन्नाथ टेम्पल का जो ट्रेजर रूम है, जो उनका खजाने का कमरा, इसको खोला जाए। देखिए इसे कहते हैं रत्न भंडार, नाम से क्लियर है रत्न का भंडार। तो वो कहाँ, जगन्नाथ टेम्पल की बात हो रही है। कहाँ पर है ये? तो उड़ीसा में, पुरी, काफ़ी फेमस एक इंपॉर्टेंट टेम्पल है। तो इस टेम्पल के अंदर एक रत्न भंडार है जो ट्रेजरी जो कहते हैं वो टेम्पल का था, जहाँ डिवोटीज और किंग्स ने जो इनको पहले दिए होते हैं गिफ्ट्स, मंदिर को वहाँ रखे जाते थे। तो असल में 2 चैम्बर है, एक भीतर भंडार और एक बाहरी भंडार। तो बाहरी भंडार बार बार खोला जाता है क्योंकि जो देवता है उनकी और देवी है उनके लिए जो गहने वगैरह निकालने होते हैं तो वो वहाँ से निकाले जाते हैं उनको सजाने के लिए। इनर चैम्बर 38 साल से नहीं खोला गया है, इसलिए डिमांड की जा रही है कि इसे खोला जाए। 2018 में भी कोशिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ की कि इसे ओपन किया जाए, लेकिन चाबियां नहीं मिल रही थी। फिर एक जुडिशियल इंक्वायरी हुई कि भाई चाबी कैसे खो गई। तो अभी फिर बातें चल रही है कि देखा जाए कि इसके अंदर आखिर है क्या, ताकि कोई उसके साथ कोई चोरी या कुछ ऐसा ना हो जाए, उसे चेक करने की बात की जा रही है। लेकिन कई लोग रिलीजियस कारणों से भी कहते हैं कि इसे नहीं खोलना चाहिए, कुछ हो सकता है, इसलिए मुद्दा यहाँ पर ही है। अब जगन्नाथ टेम्पल क्या है? तो एक इंपॉर्टेंट धाम है 4 धाम में से। लॉर्ड जगन्नाथ एक विष्णु के अवतार की तरह उन्हें देखा जाता है, विष्णु के अवतार ही हैं। तो यहाँ विष्णु के अवतार जगन्नाथ और उनके बड़े भाई लॉर्ड बालभद्र और उनकी जो बहन है सुभद्रा, इनको पूजा जाता है। 4 धाम है लॉर्ड विष्णु वाले, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथ। अभी ये जो मंदिर है ये 12वीं शताब्दी में बना था, 12th सेंचुरी में। किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग अनंत वर्मन चोड़गंगा देव। कहाँ के थे ये? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। क्या नाम है? अनंत वर्मन चोड़गंगा देव। इन्होंने ये टेम्पल बनाया, कहाँ? उड़ीसा में। और ये जो लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति होती है वो लकड़ी की होती है। हर साल उसको रिप्लेस किया जाता है एग्जैक्टली सेम रेप्लिका से, उसी लकड़ी के साथ। तो इसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन है कैसे उस लकड़ी को पहचाना जाता है कि कौन सी पेड़ की लकड़ी से ये बनेगा। तो इसका एक बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनाया जाएगा, बहुत फैसिनेटिंग प्रोसेस है ये। प्लस जो आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है इसको बनाने के लिए, मंदिर का भी और आसपास के एरियाज में भी, वहाँ कलिंग स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है फॉलो किया जाता था। कलिंग उड़ीसा के रीजन का पुराना नाम था, तो कलिंग आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। कलिंगा जो आर्किटेक्चर है वो मोस्टली नागर आर्किटेक्चर की तरह आपको दिखता है, जहाँ पर पंचरथ होते हैं, 5 चैरियट्स बने हुए हैं, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बनाया गया है। तो ये एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर है, सीढ़ियों के थ्रू आप ऊपर तक जाते हो। एलिवेशन है, मतलब एक मंदिर का स्ट्रक्चर अगर अब है तो ऊपर कहीं मंदिर होगा, यहाँ सीढ़ियाँ होंगी उन तक जाने के लिए, और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म ऊपर के एरियाज पर आपका मंदिर बना होगा। ये स्ट्रक्चर है। रेखाडोल जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो फॉलो किया जाता था। इनका स्पेसिफिक फीचर था, अगर आप देखें जो आर्किटेक्चर है रेखाडोल वाला वो कुछ इस तरह दिखता है। ये होता है नागरा स्टाइल, जिसे नॉर्दर्न आर्किटेक्चर भी कहते हैं, द्रविड़ यानी सदर्न टेम्पल का सिस्टम। तो अमालका इस लोकेशन को कहते हैं, या गर्भगृह होता है, और ये एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दिख रहे हैं। और जो द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल है बिल्कुल एलिवेशन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट
फ्लैट ज़मीन पे बनता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के आर्किटेक्चर में। जो कलिंगा आर्किटेक्चर है वो नागरा स्टाइल को ही फॉलो करता है, जो नदन टेम्पल स्टाइल है उससे आसपास मिलता जुलता टेम्पल ये बनाया गया है। ठीक है, ये हो गई जगन्नाथ टेम्पल की बात, न्यूज़ में क्यों है। अगला आर्टिकल बात करता है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है CCEA, इन्होंने एक नया ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 स्टार्ट किया है कि कैसे राज्यों के बीच में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन होगा। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में एनर्जी की बहुत कमी रहती है, तो इसके लिए एक ट्रांसमिशन टारगेट सेट किया गया है 13 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का, जो 2030 तक खत्म होगा। 20,000 करोड़ की लागत से बना हुआ ये होगा एक प्रोजेक्ट, जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको इम्प्रूव करेगी, और हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब होते हुए ये हरियाणा होते हुए ट्रांसमिशन लाइन रन करेगी, ताकि पूरे इस रीजन को एक साथ आप एकत्रित कर पाओ। ये क्या करेगा? इतने वॉट का टारगेट लिया है, 500 गीगावाट का टारगेट लिया है कि 2030 तक हम इतने गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे। तो उसको पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए एनर्जी राज्यों तक पहुंचाने के लिए। वो तभी हो पाएगा जब आपके पास रिन्यूएबल ट्रांसमिशन लाइन्स होंगी। तो कोशिश वही है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी आएगी, और ग्रीन कॉरिडोर बनने से बेहतर पावर ग्रिड इंटीग्रेशन और पावर एक्सपेंशन भी हो पाएगा। तो अभी पहली बात, प्रोजेक्ट है क्या? तो इसमें जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी हो गया, विंड हो गया, इसको एक ग्रिड में डालने की कोशिश है। जैसे नॉर्मली जो थर्मल पावर प्लांट से आते हैं तो बिजली ग्रिड से होकर गुजरती है, कुछ ऐसा ही ग्रिड सिस्टम हम ग्रीन एनर्जी के साथ भी करना चाहते हैं। 8 राज्यों में, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। कोशिश ये है कि हम एक सर्किट बनाएंगे ट्रांसमिशन लाइन का, और इसके थ्रू फिर आप और बेहतर तरीके से अपनी ग्रीन एनर्जी को भी, रिन्यूएबल्स को भी स्ट्रक्चर कर पाएंगे। 40% जो ग्रांट है वो इंडियन गवर्नमेंट देगी, 20% स्टेट देंगे, और 40% आपको जो लोन्स होते हैं इंटरनेशनल बैंक से भी मिल पाएंगे। तो इसका फेज 1 हो चुका है, फेज 2 की बात चल रही है, जहाँ ये गुजरात, हिमाचल, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में जाने वाला है। तो इसमें स्टेट 33% ओवरऑल कॉस्ट है वो देने वाला है। जो लॉन्ग टर्म इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी इंश्योर रहेगी, और भारत के लिए बहुत फायदे का सौदा है, लॉन्ग टर्म में भी रहेगा, क्योंकि रिन्यूएबल्स को आप बार बार यूज़ कर सकते हो। अगला आर्टिकल जो न्यूज़ का है वो है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, PM अजय योजना। तो 2022-23 का जो टारगेट है, इसमें आपको 1260 विलेजेस को आदर्श ग्राम की तरह डिक्लेयर किया जा चुका है। ये स्कीम क्या है? असल में एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जैसे ही आप पढ़ो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, आपके दिमाग में आना चाहिए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या फ़र्क होता है। दोनों ही सेंटर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सेंटर सेक्टर स्कीम अगर कोई होती है तो उसकी 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें एक फॉर्मूला होता है, जिससे 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 60% राज्य देंगे, या 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट देंगे। कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंड नहीं करती है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो कंप्लीटली सेंटर द्वारा फंडेड होती है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और पिछली 3 स्कीमों को, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, इन तीनों जो स्कीम्स हैं, तीनों को मिलाकर आपने PM अजय बनाया, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसमें क्या है, जो एम, जो शेड्यूल कास्ट है, जो भी उस कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी गरीबी को कम करने की कोशिश, क्योंकि उनके साथ जो दिक्कतें रह रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों शेड्यूल कास्ट ग्रुप के लोग जो हैं उनकी उनमें पॉवर्टी ज़्यादा है, वो ज़्यादा बुरी स्थिति में है, वो कंपेयर करके उनके बीच में स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, स्कीम्स बढ़ाना, उन एरियाज़ में जहाँ SC डोमिनेटेड विलेजेस हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना, ये की आइडिया है इस स्कीम के पीछे। तो अभी जो आदर्श ग्राम होंगे वो भी SC डोमिनेटेड विलेजेस ही होंगे, जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा होंगे। तो फोकस किया जाएगा कि वो विलेजेस जो SC मेजॉरिटी विलेजेस हैं उनमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वहाँ के बेहतर किए जाएँ। ये भी समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्यों शेड्यूल कास्ट और नॉन शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बीच में इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी है, किस वजह से इतनी ज़्यादा गरीबी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। तो जो भी फैसिलिटीज़ की कमी होगी उसको पहले पहचाना जाएगा, उसको टारगेट किया जाएगा। इसमें फूड और लाइवलीहुड सिक्योरिटी पर भी फोकस किया जाएगा, जो भी BPL SC फैमिलीज हैं उनके लिए, सेकेंडरी एजुकेशन की कंप्लीशन पर, और मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, कैसे वो कम किया जाए। क्योंकि याद रखिए सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो शेड्यूल कास्ट ग्रुप है इंडिया में, वो सबसे बुरी तरह उनकी स्थिति अभी ऑल ओवर इंडिया अलग अलग कम्युनिटीज़ में देखें तो पाई जाती है। इसलिए स्पेशली उनको फोकस करके स्कीम चलाई गई है। इसमें जो
सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल इनकम सोर्सेज बढ़ाने के लिए ग्रांट इन एड्स भी दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हॉस्टल्स बनाए जाएंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्कूल में, स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि उनको बेहतर फैसिलिटीज़ मिल पाएँ और वो मेन स्ट्रीम में आके कम्पीट कर पाएँ बाकी ग्रुप्स के साथ। और कोशिश है लगातार कि जो अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के एरियाज है वहाँ पर फोकस किया जाए ताकि बेहतर स्किल डेवलप हो पाए और वो आगे तक इसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये 15% ग्रांट जो है इसमें दिया जाता है इनकम जनरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम फॉर एससी वुमेन। याद रखिए पीएम अजय में भी हमने एससी ग्रुप्स में एससी वुमेन को भी प्रायोरिटाइज किया है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। इसमें 10% मिनिमम फंड जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ही जाता है, 15% वुमेन के लिए जाएगा, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाएगा। तो इस तरह इसका डिवीजन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड है और फोकस करता है कि लॉन्ग टर्म चेंजेस आ पाए जो फॉर्च्यूनस कम्युनिटी के उसके लिए। अब अगले आर्टिकल पे आते हैं जो बात करता है वीज़ा शॉपिंग के बारे में। अब ये वीज़ा शॉपिंग क्या होती है? अब देखिए वीज़ा किसी भी देश में एंटर करने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, लेकिन कुछ देशों के वीज़ा अगर आपको मिल गए ना उसकी मदद से आप बाकी देशों में भी एंटर कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है, 10 साल के लिए आपके पास यूएसए का वीज़ा है, तो कई यूरोपियन कंट्रीज़ में आप आराम से आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप सीधा एंटर कर सकते हैं। यूएसए का वीज़ा आपके पासपोर्ट पर है, अगर मल्टी एंट्री वीज़ा है तो आप कई देशों में ऑलरेडी घुस सकते हैं क्योंकि वो मानते हैं अमेरिका का वीज़ा मिला है मतलब ये बंदा सेफ है, सिक्योर है। उसी तरह से कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां आप एक देश का वीज़ा लेते हो तो आपको उस रीजन की बाकी कंट्रीज में भी एंटर करने का मौका मिल जाता है। तो वीज़ा शॉपिंग वो तरीका है जिसके तहत लोग कोशिश करते हैं, मान लो कि आपने यूक्रेन का वीज़ा ले लिया या फिर मान लो आपने वीज़ा ले लिया हंगरी का। आप हंगरी का वीज़ा इसलिए अप्लाई कर रहे हो कि हंगरी का वीज़ा लेने के बाद आपको बाकी यूरोपियन कंट्रीज में घूमने का मौका मिल जाए, वहाँ भी सेटल इन होने का मौका मिल जाए। तो वीज़ा शॉपिंग वो तरीका है जिसके तहत लोग उन कंट्रीज़ का वीज़ा बनवाते हैं जिन देशों में उनको जाना भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ का वीज़ा बनवाने से उनको बाकी देशों में या तो एंटर करने का तरीका मिल सकता है या क्योंकि उनके पास उस पर्टिकुलर यूरोपियन कंट्री या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री का वीज़ा है तो उनको बाकी देशों से वीज़ा मिलने में आसानी होगी, इसलिए उस पर्टिकुलर देश का वीज़ा वो लेते हैं। इसे कहते हैं वीज़ा शॉपिंग। यानी स्पेसिफिकली शेंजन वीज़ा जो होता है उसको देखकर तो हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं ये किया जाता है। अब शेंजन वीज़ा क्या होता है? 1985 में स्ट्रक्चर किया गया। ये यूरोप में एक शेंजन रीजन है 27 देशों का जहां आप इजीली मूव इन मूव आउट कर सकते हैं। केवल एक वीज़ा आपको बनवाना है और उन देशों में आप फ्री मूवमेंट के साथ आ जा सकते हैं। शेंजन वीज़ा देखिए 27 कंट्रीज़ हैं। ये जितनी कंट्रीज आपको दिख रही हैं सारी शेंजन कंट्रीज हैं। किसी भी एक देश का वीज़ा बनवाकर आप बाकी देशों में घूम सकते हैं। अब अगर आपको वीज़ा बनवाना स्वीडन या नॉर्वे का तो बहुत मुश्किल है वीज़ा बनवाना। ये जो 3 कंट्रीज आपको दिख रही हैं आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये ईयू का पार्ट नहीं है लेकिन ये शेंजन का पार्ट है। और ये आपको आयरलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया, ये तीनों कंट्रीज ऐसी हैं जो ईयू का पार्ट है लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है। तो शेंजन वो रीजन है जहां आप फ्रीली मूव कर सकते हैं वीज़ा को लेकर। अगर आप इस रीजन में देखें ना, मान लो आपको जर्मनी का वीज़ा चाहिए तो बहुत दिक्कत आएगी, स्विट्जरलैंड का वीज़ा चाहिए तो बहुत दिक्कत आएगी, तो आप क्रोएशिया से जाके वीज़ा ले लोगे, स्लोवानिया से जाके वीज़ा ले लोगे, चेक रिपब्लिक से जाके वीज़ा ले लोगे, ताकि वहाँ का वीज़ा मिलना आसान होता है। उस देश का वीज़ा लोगे जहाँ जाना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ शेंजन वीज़ा मिलता है तो उस वीज़ा का इस्तेमाल करके आप जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, जहाँ पर आपको जाना है वहाँ आप जा सकते हो, या वहाँ आप रहना या कुछ करना अगर आप चाहो भविष्य में तो कर सकते हो। कोशिश ये रहेगी आपकी कि वहाँ से वीज़ा मिल जाए जहाँ एप्लीकेशन ईजी है। तो इसे कहते हैं वीज़ा शॉपिंग। तो पहली बात, शेंजन एरिया क्या है? तो ये उन देशों का समूह है जहाँ 27 कंट्रीज ऑलमोस्ट है, जहाँ आप एक वीज़ा के, ये इस पूरी रीजन का एक ही वीज़ा होता है, आप एक वीज़ा लेके घूम सकते हो। इनमें मोस्टली ईयू की कंट्रीज़ हैं, कुछ नॉन ईयू कंट्रीज़ भी इसके अंदर है। तो आप ईयू के मेंबर नहीं हैं तब भी आप शेंजन एरिया का पार्ट बन सकते हैं। जैसे जो कंट्रीज़ का हमने एग्जाम्पल दिया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये इसका पार्ट नहीं है किसका? ईयू का, लेकिन फिर भी ये शेंजन वीज़ा का पार्ट है। कुछ एरियाज जो शेंजन का पार्ट नहीं है लेकिन ईयू का पार्ट है, फॉर एग्जांपल आयरलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया। ये भी बातें हैं जो समझनी चाहिए। शेंजन एरिया कहाँ है? तो ऑब्वियसली वेस्टर्न यूरोप में है। तो यहाँ पर वीज़ा शॉपिंग का देखा गया। स्पेसिफिकली पंजाब से कई लोग जो जाते हैं वो ऐसी वीज़ा शॉपिंग करते हैं ताकि वो उन एरियाज़ में जा सके बिना ज़रा दिक्कत के। अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। फसल बीमा योजना ने बोला है कि वो गवर्नमेंट अब 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी ताकि इसको और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली फैलाया जा सके। इंश्योरेंस कवरेज को और ज़्यादा एरियाज़ में, जैसे अगर तालाब हैं या फसल हैं या पशु हैं, उन सब के लिए भी ये सुविधाएं दी जा सकें फसल बीमा की। तो अब जो है ये सार्थक ऐप लॉन्च किया गया था 2023 में। उसके थ्रू इसको और ज़्यादा एक्सेसिबल और
कन्वीनियंट बनाया जाएगा लोगों के लिए, ये कोशिश की गई है। तो अभी तक ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी जिसको एक्सपेंड करके आप लाइफ स्टॉक्स, पॉन्ड्स या पाम ट्रीज या फार्मर्स जो और चीज़ें जो खेती के अलावा करते हैं उन तक एक्सपेंड करने की कोशिश है। ये कोशिश अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की जा रही है। अगला आर्टिकल बात करता है नेशनल सिंपोजियम ऑन कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स। जो होम मिनिस्टर है और जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन है वो एड्रेस करेंगे नेशनल सिंपोजियम किस पर, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स पर। किसने ऑर्गेनाइज किया था ये, नेशनल कोऑपरेटिव्स फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, यानी कैसे कोऑपरेटिव से आप और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स को पुश कर सकते हो। कोऑपरेटिव सेक्टर याद रखिए अगर डेवलप होगा तो इंडिया के लिए जॉब डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप प्लस एक्सपोर्ट्स में बहुत फायदा इंडिया को हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ऐसे आइटम्स में रेवेन्यू डबल करने की बात की गई है 2025 तक। और ये कैसे होगा, अगर कोई कोऑपरेटिव है तो पहले NCEL में, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड में वो रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑपरेटिव सेक्टर में जो एक्सपोर्ट्स है उसको पुश करती है। तो ये एक नेशनल सिंपोजियम बना रहे हैं कैसे और पुश किया जाए कोऑपरेटिव से एक्सपोर्ट को। इस न्यूज़ का इस्तेमाल अपने मेंस के आंसर राइटिंग में आप पॉइंट्स में कर सकते हैं कि भाई जो NCEL है, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, ऐसी संस्थान का, ऐसे ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इंडिया से और एक्सपोर्ट्स को पुश करने के लिए, एक डेवलपमेंट की और इंडिया के एरियाज को बढ़ाने के लिए। फिर अगला टॉपिक है ग्लोबल वेल्थ टैक्स का। यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ने कहा है कि ग्लोबल टैक्स बहुत ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो इवेड करते हैं, बच जाते हैं। यानी बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबली आप जो टैक्स इवेजन है उसको रोकिए। अगर हम टैक्स इवेजन को रोक लेते हैं तो $250 बिलियन का फायदा हो सकता है, टैक्स कवरेज हो सकती है केवल 3000 इंडिविजुअल से। यानी जो बिलियनियर हैं वो बहुत सारा टैक्स बचा के भाग जा रहे हैं। और ये जो टैक्स ऑब्जर्वेटरी है इसने कहा है कि जो बिलियनियर्स हैं उनमें कम से कम उनकी पूरी इनकम का 2% तो टैक्स लगाना ही चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम $250 बिलियन तक टैक्स जमा कर सकते हैं फ्रॉम 3000 इंडिविजुअल ओनली। लेकिन भारत में अगर आप ये वेल्थ टैक्स लगाएंगे तो हो सकता है कि बिलियनर्स जो है वो इंडिया छोड़ के चले जाएं। इसीलिए इंडिया ने 2016-17 में वेल्थ टैक्स को हटा दिया था। इंडिया में वेल्थ टैक्स इंडिविजुअल से, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से या कंपनी से लिया जा सकता है, लेकिन इसको अबॉलिश किया गया था 2016-17 में टू मेक इट ऑल द मोर बिजनेस फ्रेंडली। तो ये मुद्दा है जहां यूरोपियन टैक्स एजेंसी ने कहा कि हमें अगर ऐसा करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन इंडिया में ऑलरेडी ये वेव ऑफ किया जा चुका है। अगला आर्टिकल एक फेस्टिवल के बारे में जो है मैसूरू दशहरा। मैसूरू दशहरा क्या है भाई? तो मैसूर दशहरा असल में, मैसूर कहाँ, कर्नाटका में, आपको पता ही है। यहाँ पर इसे नड्डा हब्बा भी कहते हैं, नड्डा हब्बा। ये क्या है? तो असल में एक ये वेरिएंट है जिसे हम दशहरा विजयादशमी जानते हैं, उसी तरह का ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं गॉडेस चामुंडेश्वरी को। गॉडेस चामुंडेश्वरी ने की विजय हुई थी इस दिन, किसके ऊपर? महिषासुर के ऊपर। तो ये फेस्टिवल उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है। अब गॉडेस चामुंडेश्वरी जो है वो डीटी है, रिवर डीटी कहाँ की? मैसूर की वुडियार रॉयल फैमिली का। वुडियार जो डायनेस्टी थी उसने बहुत समय तक मैसूर और कर्नाटका के रीजन को रूल किया था। उनकी जो कुल देवी कह सकते हैं वो है ये। और गॉडेस चामुंडेश्वरी, इनके ही जो विजय हुई थी महिषासुर के ऊपर, इसको सेलिब्रेट करने के लिए नादा हवा और मैसूर दशहरा मनाया जाता है। मैसूर दशहरा जिसे आप कह सकते हैं, 10 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें जंबो सवारी पोजीशन किया जाता है, यानी आपको एलिफेंट राइड, और गॉडेस की जो आइडल है, जो उनकी मूर्ति है, उनको एक एलिफेंट के ऊपर एक गोल्डन पेडेस्टल उसमें बैठा के घुमाया जाता है, उनकी झांकी निकाली जाती है इस तरह से। तो ये क्या है? मैसूर दशहरा या फिर नडा हबा फेस्टिवल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अब चेक करते हैं वो कितना आपने इसमें पढ़ा, क्या क्या आपको याद है। साइक्लोन तेज इंडिया ने नेम किया, ट्रू या फॉल्स? हत्ती कम्युनिटी मध्य प्रदेश की है, ट्रू या फॉल्स? जगन्नाथ टेम्पल 12th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था बाय अनंतवर्मन चोड़गंगादेव, और वेल्थ टैक्स 2014-15 में अबॉलिश किया गया था। कितना याद है? ये तो हमें पता है, सही है। क्यों? क्योंकि भाई IMD एक संस्था है, 2020 में उन्होंने 169 नेम्स भी लिए थे। हत्ती कम्युनिटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे होते हैं। जगन्नाथ टेम्पल बिल्कुल सही, यहीं बिल्ड किया गया था इन्हीं के द्वारा। और वेल्थ टैक्स
16-17 में हटाया गया था, ना कि 14-15 में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।